जय हिंद भाई। जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी, बताइए। लाइव है। बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छे सभी बच्चे लाइव हैं। ठीक है। क्षमा चाहेंगे, थोड़ा सा देर हो गया। ठीक है, एक वीडियो अपलोड करनी थी यूट्यूब पर आप लोगों के बैच के इंक्वायरी को लेकर, इस वजह से। बाकी जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि जब हम क्लासेस को स्टार्ट करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लासेस हमारी चलेंगी और आप लोग देखेंगे कि वाकई में एक ज़बरदस्त कंटेंट आपको मिला है और उस कंटेंट को आप पढ़ रहे होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस की। दो टॉपिक जो था वो मैंने आप लोगों को रोका हुआ था, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया और दूसरा डीआई हो गया। ठीक है, तो हाइट एंड डिस्टेंस पहले खत्म कराएंगे और उसके बाद डीआई की बैक टू बैक मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ पीछे से, तो वो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए दूसरी बात यहाँ पर करते हैं। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में, तो हाइट एंड डिस्टेंस की पहले मैंने आप लोगों को एक शीट अपलोड कर दी थी। आपको क्या करना है, वो शीट को डिलीट कर देना है। जी हाँ, बिल्कुल दोबारा से सुनिएगा। जो लोग अब तक ये वीडियो देख रहे हैं, मतलब जो पहले ऑलरेडी वो डाउनलोड कर चुके हैं, उसको डिलीट करके और दूसरी एक नई और अपडेटेड शीट मैंने आप लोगों के लिए डाली है। और ये नई और अपडेटेड शीट में आपको फ़ायदा ये है कि मैंने इस बार के सीजीएल के 2021 के सवाल भी डलवा दिए हैं। जी हाँ बिल्कुल, आज से जो 20-25 दिन पहले पेपर स्टार्ट हुआ था सीजीएल में, जिसकी आंसर आज से 10 दिन पहले आई थी, उसके भी क्वेश्चंस हमने वहां पर हमने ऐड करवा दिए हैं, ताकि बच्चे जो प्री का पेपर देने गए थे, ठीक है, जो वो क्वेश्चंस को गलत वहां पर करके आए थे, ताकि उनको ये पता चले कि हाँ इसका सही अप्रोच क्या है। आपको हाइट एंड डिस्टेंस की ऐसी एक शीट मिली होगी, बड़ी प्यारी बड़ी खूबसूरत सी शीट होगी वो। जब आप इसमें देखेंगे तो बड़े बेहतरीन तरीके से एक एक चीज इसमें थ्योरी के माध्यम से लिखी गई है। ठीक है। दूसरी बात, हाइट एंड डिस्टेंस में हमने कुछ नया करने की कोशिश किया है। इसमें हमने देखो बच्चों को है ना एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। अगर आपके हाथ में शीट होगा तो आप देख पा रहे होंगे, जैसे एग्जाम्पल 1 हो गया, एग्जाम्पल 2 हो गया, एग्जाम्पल 3 हो गया। इसी तरीके से फिर उसके बाद उन 3 एग्जाम्पल्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हो गए टाइप 1 में। फिर उसके बाद यहाँ पर टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, ऐसे कर करके कुल मिलाकर काफ़ी ज़्यादा टाइप हैं यहाँ पर हमारे पास। ठीक है। और 80 से 85 क्वेश्चंस के लगभग की ये शीट आपकी बनी हुई है। जब आप इसमें देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है महसूस होगा कि हाँ आपने वाकई में कुछ नया पढ़ा है। ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस का जो मेरा पढ़ाने का तरीका भी रहेगा वो काफ़ी डिफरेंट होगा। जो आपने बचपन में tan थीटा साइन थीटा कॉस थीटा के माध्यम से पढ़ा था, हम उस तरीके से आपको नहीं पढ़ाएंगे। हम आपको ऐसे तरीके से पढ़ाएंगे जिसमें आपको रेशियो का इस्तेमाल करना होगा। तो बिल्कुल कुर्सी की जो पेटी है वो बांध लीजिए, आपका जो क्लास है वो स्टार्ट होने वाला है। समझ में आ गया भाई मेरे? चलो बहुत अच्छी बात है। और देखो पंचायत मत करना, अगर मैंने कमेंट ऑन रखा है ना सबके लिए, तो इसका मतलब ये नहीं चाहिए मेरे भाई कि हाँ सारे बच्चे यहाँ पे आके पंचायत कर रहे हैं, फिर मैं यहाँ पर कमेंट ऑफ कर दूंगा, फिर सिर्फ आपको आपका ही कमेंट दिखेगा और किसी का नहीं दिखेगा। एप्लीकेशन है, यूट्यूब नहीं है, मर्यादा बनाए रखना है और पढ़ाई करते रहना है। हाँ सर, आपने कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम कही थी। देखो जितने भी मेरे पुराने बैचेस हैं जो मेरे ऑलरेडी पहले से चल रहे हैं, उनकी वैलिडिटी मैंने लाइफ टाइम कही है, तो वो लाइफ टाइम ही मिलेगा। परेशान नहीं होना है। अगर मैंने लाइफ टाइम कही है ना तो लाइफ टाइम ही मिलेगा। जो मेरे अब नए बैचेस आएंगे ना उनमें वैलिडिटी 2 साल की होगी, तो इसीलिए परेशान नहीं हो मेरे भाई। ठीक है, चलिए, तो परेशान नहीं होना है, आ जाओ। लव फ्रॉम आसाम, बहुत अच्छी बात है। अब सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं। देखो हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर? ठीक है, तो सबसे पहले आप समझिए कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के बारे में। ठीक, इनमें 3 चीजों के बारे में बात होती है। एक होता है हमारा ऑब्जर्वर, दूसरा होता है हमारा ऑब्जेक्ट, तीसरा होता है हमारा लाइन ऑफ साइट। ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं, तो ऑब्जर्वर किसको कहते हैं? जो चीजों को ऑब्जर्व करता है, जो देखता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? उसको ऑब्जर्वर बोलेंगे, हु ऑब्जर्व्स द ऑब्जेक्ट, जो वस्तुओं का अवलोकन करता है। ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो विच इज ऑब्जर्व बाय द ऑब्जर्वर। जैसे मान लीजिए कि आप हैं, आप अपनी मतलब एक तरीके से आज मार्केट में निकले, वॉइस बहुत कम आ रही है, इतनी जबरदस्त वॉइस आ रही है, बताओ अब कितना बोले। आप मान लीजिए कि मार्केट में निकले, और मार्केट में निकले तो क्या हुआ कि आप किसी को बड़े दूर से बड़े बढ़िया तरीके से जो है, या मार्केट छोड़िए ना, आप अपने गली में जो है नीचे खड़े हैं और पड़ोस वाली को देख रहे हैं एकदम ऊपर ऐसे, तो आप देख रहे हैं, तो क्या हो गए? आप ऑब्जर्वर हो गए, आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप उसको टुकुर टुकुर देख रहे हैं, और वो क्या हो गई? आपके लिए ऑब्जेक्ट हो गई जिसको आप देख रहे हैं। ठीक है। उसके बाद आता है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट का मतलब होता है जो तिरछी निगाहों से आप उनको देखते हैं ना, उन्हीं को लाइन ऑफ साइट कहा जाता है। लाइन ऑफ साइट इज ए स्ट्रेट लाइन
विच ज्वाइन द ऑब्जर्वर टू द ऑब्जेक्ट, मतलब जो आपकी आंखें उनकी आंखों से मिलती हैं और जो वो सीधी रेखा बनती है ना, उस सीधी रेखा को हम क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट बोलेंगे। और नेक्स्ट हो जाता है यहाँ पर हॉरिजेंटल लाइन। इफ अ लाइन ड्रॉन हॉरिजेंटली फ्रॉम ऑब्जर्वर इट इज कॉल्ड, मतलब एक एक पॉइंट को हम आपको बड़े प्यार से समझाने वाले, समझिएगा मेरे बात को। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपकी जो है वो महिला मित्र हो गई, ये उनकी प्यारी प्यारी जो है आंखें हैं, ठीक है, समझिएगा। और यहाँ पर मान लीजिए कि आप हो गए भाई साहब, आप उनको एकदम देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं और कंट्रोल है नहीं, तो आपने इनको यहाँ पर देखा, ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो ये आप देख रहे हैं ना, तो ये जो पर्सन देखता है वो क्या कहलाता है, वो हमेशा ऑब्जर्वर कहलाता है। मेरे भाई देखो यहाँ पर ऑब्जर्वर का मतलब होता है प्रेक्षक। क्या होता है, प्रेक्षक, जो उसको देख रहा होता है। जिस चीज को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा आपके लिए, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो नैन नैन से नैन मिलेंगे ना, इनको क्या कहेंगे, तो ये वाली लाइन को हम कहेंगे कि भैया ये मेरे लाइन ऑफ साइट है, देखने वाली रेखा है, ठीक है। क्या है हमारी ये, तो लाइन ऑफ साइट, क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ साइट यहाँ पे। फिर उसके बाद बात करते हैं, ये जो नीचे वाली रेखा है ना, ये हमारा हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब नीचे वाली रेखा, जो सीधे आती है वो वर्टिकल लाइन कहलाता है। और ये जितने का इनके बीच में एंगल बनेगा वो थीटा कहला जाता है, ठीक है। चलिए आ जाइए, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर उसके बाद हम यहाँ बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन की, यानी उन्नयन कोण की। देखो बच्चे, जितने बच्चे आए हैं ना यहाँ पे, वो सबसे पहले देखो यहाँ शांति से पढ़ लो, क्या करा रहे हैं, क्या नहीं करा रहे हैं, क्या स्टार्ट हुआ है, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ोगे ना तो फिर बड़ा इरिटेशन सा महसूस होगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों का खत्म हो गया, तो आपका हाइट एंड डिस्टेंस ही हम करवाएंगे। अगर आप लोग ज़्यादा बात करेंगे, मैं कमेंट को अभी टर्न ऑफ करवा दूंगा कह के, फिर आप कमेंट सिर्फ अपना देख पाएंगे, किसी और का नहीं देख पाएंगे। इसलिए बार बार कह रहे हैं, फालतू की बकवासबाजी नहीं, क्लास के अंतिम में जो पूछना होगा पूछ लेना, अभी शांति से पढ़ाई कर लो, ठीक है। आ जाओ, चलो। यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या होता है, देखो एलिवेशन है ना, एक शब्द है इंग्लिश का जिसका मतलब होता है उठा हुआ। जैसे मान लीजिए एलिवेटर यानी लिफ्ट हो गया, लिफ्ट क्या करता है, आपको उठा के लेके जाता है, ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक लेके जाता है। समझ में आ गया बात। उसी तरीके से यहाँ पर बात करें तो एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या हो गया, जैसे मानिए यहाँ पर ये ऑब्जर्वर है भाई साहब, जो अपनी महिला मित्र को यहाँ पर देख रहे हैं, ये लाइन ऑफ साइट हो गया इनका, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। तो जिस कोण से ये देख रहे हैं ना, देखो पीछे वाले में हमने क्या बताया था, जो देखता है उसको ऑब्जर्वर कहते हैं, जिसे देखा जाता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ये वाली रेखा को लाइन ऑफ साइट कहते हैं, ये वाली रेखा को हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। और यहाँ पर क्या हो जाता है, ये जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं, थीटा। ये जो थीटा एंगल है ना, ये थीटा एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब हो गया यहाँ पर कि जो कोण आप बनाकर उसको एकदम देख रहे हैं, जैसे मैं ऐसे उसको देखे जा रहा हूँ, देखे जा रहा हूँ, तो जो कोण मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बन रहा है ना, उसको एंगल ऑफ एलिवेशन हम बोलेंगे। समझ में आ गया बात। उसी चीज की परिभाषा पूरी की पूरी यहाँ इंग्लिश और हिंदी में दी गई है। फिर उसके बाद हो जाता है एक और शब्द आता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखो डिप्रेशन का मतलब क्या हो गया, डिप्रेशन का मतलब ये नहीं हो गया कि अगर उसने आपको देखा नहीं तो आप डिप्रेशन में आ जाएंगे। डिप्रेशन का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि जैसे मानो आपने उसको देखा, ठीक है, और पता चला वो फोन पे किसी और से लगी पड़ी है, तो एक पल के लिए जो चेहरा आपका ऐसे नीचे झुक जाता है ना, फिर जो आप ऊपर की तरफ देख रहे थे और जो कोण बन रहा था उस कोण को एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। अब जब आप नीचे की तरफ देखेंगे और जो कोण बनेगा उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। समझ में आ गया मेरी बात भाई, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात। तो सेम तरीके से यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखो, जब आप उनको देख रहे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, और जब वो आपको देख रही हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। दोबारा से, जब ये ऑब्जर्वर जितना कोण बनाकर देखेगा इस मैडम को, तो ये जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा, एलिवेशन। ये ऊपर की तरफ है ना, एलिवेटेड है ना। और जब ये मैडम इनको देखेंगी और जो ये कोण बनाएंगी अपने हॉरिजॉन्टल के साथ, तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ में आ गया मेरी बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है, ठीक है। जब भाई साहब ये नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे एलिवेशन होगा, ऊपर से नीचे वाले देखेंगे डिप्रेशन होगा। और अक्सर अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एग्जामिनर इन चीजों से आपको काफी कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, अवनयन कोण, उन्नयन कोण। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आप इस चीज से कभी कंफ्यूज मत होना। वो चाहे एंगल ऑफ डिप्रेशन बोले, चाहे वो एंगल ऑफ एलिवेशन बोले, आप दोनों को बराबर मान के चलना। क्यों बराबर मान के चलना, क्योंकि ये दोनों रेखाएं जो होती है ना वो समानांतर होती हैं,
पैरेलल होती हैं, और जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो ये वाला कोण ये वाले कोण के बराबर होता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। इसीलिए हम आपको ये बात बोलेंगे यहाँ पर कि अगर आपको जो है सवाल में कई सारा अलग अलग भाषा दे रखा हो, डिप्रेशन ये है, ये है, ठीक है, मतलब कई सारी चीज़ों को लेकर, तो आप यहाँ पर बड़े प्यार से इतना बात समझ सकते हैं कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वही एंगल ऑफ डिप्रेशन है। समझ में आ गया? यानी जो हमारा अवनयन कोण है वही हमारा उन्नयन कोण है यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात यहाँ पर करते हैं, यही बातों के बारे में यहाँ लिख रखा है, देखिएगा। अब एक स्पेशल केस आता है सन का और शैडो का। सन और शैडो का मतलब क्या हो गया? सूरज और छाया। इसके ऊपर काफी ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, इसके ऊपर काफी ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं सूरज और छाया को लेकर। रवि कुमार तब से कह रहे कमेंट ऑफ करो, कमेंट ऑफ करो। सबसे ज्यादा कमेंट तो रवि आप ही कर रहे हैं, ठीक है, शांति से पढ़ लीजिए ना। अगर कोई बच्चा कमेंट ही नहीं करेगा तो ऑफ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। सबसे ज्यादा रवि आप ही कमेंट कर रहे हो, थोड़ा आप ही शांत बैठ जाओ, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे। तो सन एंड शैडो का मतलब क्या हो गया? सन एंड शैडो का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि इफ अ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए सन देन इट्स शैडो इज फॉर्म्ड। ठीक है, बड़े ध्यान से पढ़िए क्या लाइन लिखा। तो बोला गया कि इफ अ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए सन देन इट्स शैडो इज फॉर्म्ड। कहने का मतलब क्या हो गया कि जब मैं सूरज, देखो परछाई इंसान की कब बनती है? परछाई इंसान की तभी बनती है जब वो किसी रोशनदान चीज के आगे खड़ा होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सूरज है, मैं सूरज के आगे खड़ा हूं तो मेरी परछाई मेरे पीछे बनेगी। अब वहीं वाले सवाल पे क्वेश्चन आ जाता है कि देखो यहाँ पर जो है ना, ये सूरज है तुम्हारा, यहाँ पर एक व्यक्ति तुम्हारा खड़ा है, या मान लीजिए कि एक व्यक्ति इतना लंबा खड़ा है। समझ में आ गया बात? तो इसकी जो परछाई बनेगी वो पीछे की तरफ बनेगी, और परछाई जमीन पर बनती है, हवा में तो बनती नहीं है। ये व्यक्ति की हाइट हो जाएगी और ये उसकी परछाई हो जाएगी। और हाइट में और इसमें जो कोण बनेगा ना, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। दोबारा से, जैसे अगर मानो कि बोला जाए कि सूरज जो है एक व्यक्ति के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है, इसका मतलब क्या है कि पर्सन जो होगा वो ऐसे खड़ा होगा, ठीक है, जो कोण बनेगा वो यहाँ बनेगा, और जो परछाई होगी वो ये वाली होगी। तो एक एक केस हम आपको पहले आपके माइंड में फिट करते चल रहे हैं कि कहाँ पर यहाँ पर जो है, ठीक है, किस बातों को कैसे कैसे समझा जाएगा यहाँ पे। उसी तरीके से जैसे किसी बिल्डिंग या टावर का शैडो का बात किया जाए कि देखो यार एक बिल्डिंग है बड़ी सी, ठीक है, और जब धूप की रोशनी इसके ऊपर पड़ती है तो ये 100 मीटर का जो है इसका परछाई बनता है। तो बताओ यहाँ पर इनके बीच का कोण कितना हो गया? सेम तरीके से बस वहां पर ये इंसान था तो इस हाइट को हम मैन की हाइट बता रहे थे, अब यहाँ बिल्डिंग आ जाएगा तो इस हाइट को हम बिल्डिंग की हाइट बताएंगे, और ये हमारा बच्चे क्या हो जाएगा? तो शैडो हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? शैडो। यानी हमेशा याद रखना, इंसान क्या होता है? खड़ा रहता है, ठीक है, और शैडो यानी परछाई जो है वो कहाँ बनती है? जमीन पे। तो जमीन वाली लाइन जो लेनी है, यानी ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है, इसको शैडो वाली लाइन बोलेंगे। और जो स्ट्रेट वर्टिकली खड़ा रहेगा उसको या तो हम पर्सन बोलेंगे, नहीं तो हम उसको क्या बोलेंगे? यहाँ पर बिल्डिंग का भी कंसेप्ट दे सकते हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए। उसके बाद थोड़ा बहुत हम आपको ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो भी जो है, सोनू कुमार चौधरी कृपया शांत बैठे, ठीक है, पढ़ाई करें जो अभी हम पढ़ा रहे हैं, अन्यथा जो है यहाँ पर कमेंट जो है वो ऑफ कर देंगे। हम लिटरली बता रहे हैं, मुझे काफी कम समय लगेगा कमेंट को ऑफ करने में। शांति से आप लोग पढ़ाई करिए बच्चे, बार बार मुझे कहने की आवश्यकता ना पड़े कि कमेंट नहीं करना है, मर्यादा बनाए रखिए, ठीक है। आ जाइए। उसके बाद देखिए क्या होता है कि आप हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने वाले हैं। अब हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने वाले हैं तो हाइट एंड डिस्टेंस में किन चीज़ों की आवश्यकता है? रेशियो की आवश्यकता होगी। अब रेशियो की आवश्यकता होगी मेरे भाई यहाँ पर, तो रेशियो हम कैसे निकालेंगे मुझे ये बताइए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने आपको पढ़ाया। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमने आपको यहाँ समझाया कि साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टैन थीटा हो गया, सेक थीटा, ये सब किसके बराबर होते हैं? कौन परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, कौन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है? तो बस वही बात है। जैसे मानिए कि यदि हमारा ये ट्रायंगल हमारा ABC है और यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो थीटा का एंगल बन रहा है, तो हमारा जो साइन थीटा होगा वो क्या होगा? तो बोलोगे सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, AB अपॉन AC। उसी तरीके से कॉस थीटा लिखा गया, उसी तरीके से टैन थीटा, उसी तरीके से सेक थीटा, सारे के सारे थीटा जो हैं इसी तरीके से मेरे भाई लिखे गए हैं। क्लियर है ये बात? यहाँ पे आ जाइए। नेक्स्ट पॉइंट अब हम यहाँ पर देखते हैं जरा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखते हैं, जो बात आपका शीट में लिखा गया वो लिखा गया इन मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस के अधिकतर प्रॉब्लम में वी केम अक्रॉस द टू स्पेशल राइट एंगल ट्रायंगल एज फॉलोज। और वो कौन कौन से होते हैं? या तो 30 और 60 का कोण बनता है, नहीं तो 45 का कोण बनता है। देखो ये जो बेसिक की चीज है ना, ये बेसिक हम आपका थोड़ा सा बढ़िया करना चाह रहे हैं
क्यों बढ़िया करना चाह रहे हैं? ताकि आपको समझ में आए कि असल में हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसमें किस चीज़ का उपयोग है, कहाँ तक उपयोग है और कैसे सवाल पूछा जाएगा। क्या होता है कि जनरली अगर मान लीजिए कि आपके सामने बोला जाए ऐसा कि ये एक 10 मीटर की लंबी बिल्डिंग है, ठीक है, और ये 10 मीटर की लंबी बिल्डिंग से मानो यहाँ पर 20 मीटर दूर कोई व्यक्ति है, ठीक है, और यहाँ थीटा का कोण बन रहा है, तो पूछा जाएगा थीटा का मान कितना होगा। या फिर ऐसे बोल दिया जाएगा आपसे यहाँ पर, ठीक है, या फिर आपसे ऐसे बोल दिया जाएगा, समझिएगा बात को, कि यहाँ पर जो कोण बन रहा है ना वो 30 डिग्री का कोण बन रहा है और ये 10 मीटर की लंबी बिल्डिंग है, तो ये दूरी कितने की होगी। अब जनरली बच्चा क्या करता है, टेन थीटा, साइन थीटा, फलाना फलाना, पता नहीं कौन थीटा का इस्तेमाल करता है, लेकिन हमें नहीं समझना है। हम ये बोलेंगे सर देखो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस, यानी ऊंचाई और दूरी, और ऊंचाई और दूरी में हमें दो बातों का ध्यान रखना है। जो हमारा कोण बनता है वो कितना बनता है, या तो कोण हमारा 30 डिग्री बनता है, और जब देखो यहाँ ये 90 है और ये 30 है, तो ये कितना बन जाएगा, तो बोलेंगे ये 60 बन जाएगा। समझ में आ गया। तो एक पहला केस, केस वन हमारा ये होता है जहां पर जो है यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सर कितने कितने का केस पढ़ना है, तो 90, 30 और 60 का केस पढ़ना है। दूसरा केस हमारा कौन सा बन जाएगा, तो दूसरा केस हमारा ये बन जाएगा 45, फिर यहाँ हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा हमारा 90। तो ये हमारा दूसरा केस हो जाएगा, केस नंबर 2। मेरी बात को समझे आप या नहीं समझे बताइए। ठीक है, केस नंबर 1 क्या हो गया हमारा यहाँ पे, तो 30, 60, 90 का हो गया, और केस नंबर 2 क्या हो गया, तो 45, 45, 90 का हो गया। ये दोनों केसेस हमारे लिए पढ़ने हैं और दोनों केसेस में हम क्वेश्चंस को देखेंगे। अब इस केस में हम यहाँ पर साथ में इनके रेशियोज को भी देखेंगे, क्योंकि जिस बच्चे को रेशियो याद हो गया ना वो इन सवालों को काफी आसान तरीके से बना सकता है। ठीक है, लेकिन जिनको केस याद नहीं होंगे फिर वो बड़े परेशान होंगे। अब उन केसेस के बारे में समझते हैं। जैसे सबसे पहला केस हम यहाँ पर देख रहे हैं, केस नंबर 1। केस नंबर 1 में हमने आपसे क्या कहा है कि 30, 60 और 90 का कोण बन रहा है। ठीक है, कितने का कोण बन रहा है, 30, 60 और 90 का कोण बन रहा है। अब यहाँ पर देखिए 30, 60 और 90 वाले केस में जो है यहाँ पर, ठीक है, 30, 60 और 90 वाले केस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 30, 60, 90 वाले केस में जो रेशियो आपको याद रखना है वो आपको ये याद रखना है कि 30 के सामने देखो, 60 के सामने कितना हो जाएगा, तो √3 हो जाएगा, 30 के सामने कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, और 90 के सामने कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये रेशियोज हमारे फिक्स होते हैं। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, देखो जो कोण छोटा होता है उसके सामने की वैल्यू छोटी होती है, जो कोण बड़ा होता है उसके सामने की वैल्यू बड़ी होती है। उदाहरण के तौर पे 30 डिग्री छोटा है तो उसके सामने छोटा मान है, 60 डिग्री उससे बड़ा है तो उसके सामने बड़ा मान है, और 90 डिग्री उससे भी बड़ा है तो उसके सामने सबसे बड़ा मान है। तो ये रेशियो हमें याद रखने हैं। बोलोगे सर ये रेशियो कहाँ से आया, तो जैसे कि आप पढ़ते हैं यहाँ पर, और क्या पढ़ते हैं कि साइन का 30 डिग्री जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो 1/2 के बराबर। अब जब आप पढ़ते हैं 1/2, तो ये 1 क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये 2 क्या होता है, हाइपोटेनस। तो यहाँ परपेंडिकुलर कितना है, 1, हाइपोटेनस कितना है, 2, और जब परपेंडिकुलर आ गया, हाइपोटेनस आ गया, तो बेस कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा, पाइथागोरस के थ्योरम से। वही बातें मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। उसी तरीके से जब आप साइन 45 का मान मेरे भाई पढ़ते हैं, तो साइन 45 का मान आप पढ़ते हैं, तो साइन 45 का मान कितना आता है, 1/√2 आता है। ऊपर वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, नीचे वाला क्या होता है, हाइपोटेनस। बस वही वैल्यूज को यहाँ पे रखिए। आप बोलेंगे सर ये परपेंडिकुलर हमारा कितना है, 1 है, हाइपोटेनस हमारा कितना है, √2 है। जब आप √2 के स्क्वायर में से 1 के स्क्वायर को घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी हमने आपसे यही बातें बोली कि ये दो रेशियोज आपको याद रखने हैं, ये दो केसेस आपको याद रखने हैं। ठीक है, सबसे पहला याद रखना है 1√3 और 2, और दूसरा याद रखना है 1/√2। क्लियर है ये बात यहाँ पे। ये रेशियोज जिन बच्चों को याद है वो काफी ज्यादा फायदा उठाएंगे अभी आने वाले केसेस में और क्वेश्चंस में। ठीक है, यही बातों का पूरा यहाँ पर जिक्र है। रेशियो याद है तो बस बाकी सारा काम आसान हो जाएगा। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, ऐसे इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मान लीजिए बच्चे यहाँ पर आपका जो है हो सकता है कि इस बिल्डिंग की लंबाई आपको 100 मीटर दे दे और आपसे पूछ ले कि बताओ ये छाया जो है उसकी कितनी बनी है, परछाई कितनी बनी है। अब आप बोलोगे सर एक का मान 100 है तो √3 का मान 100√3 हो जाएगा, 2 का मान 200√3 हो जाएगा या 200 हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमें क्या होगा कि अगर हमें रेशियो याद रहेंगे ना, और इसमें से किसी एक का भी एग्जामिनर ने मान देके बाकी किसी का भी पूछ लिया तो हम उसके साथ रिलेट कर पाएंगे। जैसे मान लो ऐसा बोला जा सकता है, यहाँ एक लड़का है और यहाँ उसकी महिला मित्र है, और ये उसके बालकनी में सीढ़ी लगा के चढ़ रहा है, ये उसके बालकनी में सीढ़ी लगा के चढ़ रहा है, एकदम मिलने की तमन्ना है। ठीक है, और आगे तो गाना आप जानते ही हैं, प्यार का इरादा है, वही जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, बोला जाता है कि देखो सीढ़ी जो है ना वो 200 मीटर लंबा है,
सीढ़ी जो है वो 200 मीटर लंबा है, तो बताओ बिल्डिंग की लंबाई कितनी होगी। तो आप बोलोगे सर 2 का मान 200 है, 2 का मान 200, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 100, यानी साफ तौर पर आंसर आ जाएगा कितना, तो 100 मीटर लंबा। तो इसी तरीके से हम काफी सारे क्वेश्चंस को बनाने वाले हैं, समझने वाले हैं। हम यूनिट से यूनिट के साथ खेलेंगे, ठीक है। हम बेसिक बेसिक नहीं लगाएंगे, टेन थीटा फैन थीटा ये सब कुछ भी हम नहीं लगाने वाले हैं। जैसे सबसे पहला एग्जांपल हम आपको समझाते हैं। आपने कहा सर रेशियो तो आपने बता लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन एक एग्जांपल देके दिखाओ ताकि हमको और क्लियर हो। हमने कहा जरा ये एग्जांपल देखो, ठीक है। एग्जाम्पल में बोला गया इन द गिवन फिगर राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में एंगल सी का मान कितना है, तो एंगल सी का मान हमारा 30 डिग्री है। ये जो मान है हमारा कितना है, 30 डिग्री है। बीसी का मान कितना है, तो बीसी का मान हमारा 18 सेंटीमीटर है। कितना है, तो 18 सेंटीमीटर है। बोला गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी एंड ए सी। हमसे ए बी और ए सी का मान पूछा गया। मैंने क्या कहा, एग्जामिनर हमेशा ऐसा ही करता है, वो हमसे क्या करता है, एक ट्रायंगल दे देगा, ट्रायंगल का कोई भी एक एंगल दे देगा, कोई भी एक साइड दे देगा, बाकी दोनों साइड पूछेगा। अब आप बोलोगे सर आपने अभी तो पढ़ाया हमें, और क्या पढ़ाया कि जब 30 डिग्री होता है तो 30 के सामने कितना होता है, 1 यूनिट होता है। ये बेस होता है कितना, √3 यूनिट, और ये कितना होता है, 2 यूनिट होता है। पढ़ा कि नहीं पढ़ा आपने, जरा मुझे जल्दी से बताइए। याद करिए 30 वाला केस अभी मैंने पढ़ाया आपको, कि देखिए 30 वाले केस में क्या होता है, तो 30 वाले केस में 1 √3 और 2 होता है। क्या होता है, 1 √3 और 2। देख लीजिए 30 वाले केस में 1 √3 और 2 होता है। तो बस जब कोण 30 डिग्री का बने ना, तो 30 के सामने 1 होगा, ये √3 होगा और ये 2 होगा। अब आप सवाल को देखिए तो √3 का मान आपको कितना दे रखा है, 18 दे रखा है। √3 का मान कितना दे रखा है, 18। तो अगर हमें यहाँ पर ए बी का मान निकालना है, तो हम पूरे अरिथमेटिक में आपको क्या पढ़ाए थे, कि आप ये देखो कि आपको दिया क्या है, और आप ये देखो कि आपको पता क्या करना है। तो जो ये 18 सेंटीमीटर है, ये कितने का मान है, तो बोलोगे सर ये √3 का मान है। और हम क्या निकालने वाले हैं, ए बी। ए बी का मान कितना यूनिट है, 1 यूनिट है, तो हम इसको 1 के साथ गुना कर देंगे, बस मेरे भाई, ठीक है। 18 को √3, देखो 18 को आप कैसे लिख सकते हो, 6 × 3 लिख सकते हो। इसको √3 से डिवाइड करो, √3 इसको काटेगा कितनी बार में, √3 बार में, तो आंसर कितना आ जाएगा, 6 √3 आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, ए बी तो निकाल दिया, ए सी की बात करो यहाँ पे। तो वापस हम बोलेंगे कि सर देखिए जो ये 18 दिया गया है, ये 18 कितने का मान है, तो सर ये 18 जो है ये √3 का मान है। 18 जो है वो कितने का मान है, √3 का मान है। और हमें किसका मान निकालना है, AC का, यानी हम किसके साथ गुना करेंगे, 2 के साथ गुना करेंगे। सेम कहानी यहाँ पर 18/√3 का मान कितना आया था, 6 √3 आया था, और इस 6 √3 को किसके साथ गुना कर दीजिए, 2 के साथ, तो बोलेंगे सर 12 √3 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ गए बात को। हमने यहाँ कोई भी साइन थीटा का प्रयोग नहीं किया। पहले आप बचपन में क्या करते थे, जब आप पढ़ते थे हाइट एंड डिस्टेंस, तो आप वहां पर पढ़ते थे, अच्छा साइन 30 का वैल्यू लगाते थे, फिर परपेंडिकुलर निकालते थे, फिर पाइथागोरस लगाकर हाइपोटेनस, ऐसे काम फर्जी नहीं करने। देखो कितने का मान दिया है और कितने का मान पता करना है, ये सबसे आपका बेस्ट हो जाएगा। क्लियर है ये बात, यहाँ पे समझ में आ गया। चलिए आ जाइए, एक और एग्जाम्पल हम आपको देते हैं ताकि आप समझें। आपको हमेशा याद रखना है, देखो ट्रायंगल जब भी बनाते हो ना, ट्रायंगल बनाते हो बस उसके सामने वाला मान याद रखा करो। जैसे मानो यहाँ पर 30 डिग्री था, मैं आपको कैसे कैसे समझा रहा हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। सबसे पहले आपका मान लीजिए ये वाला केस, यहाँ पर मैंने कह दिया 30 डिग्री, फिर मैं आपको एक दूसरा वाला ट्रायंगल दे रहा हूँ, आपको याद रखना है कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री। फिर मैं आपको तीसरा वाला एग्जांपल दे रहा हूँ, और ये मैं कह रहा हूँ आपको कि यहाँ पर कोण कितना है, 45 डिग्री। आप बस रेशियो बताओ कि कितना होगा, और आपको पता ही है कि ये वाला कोण हमेशा कितना रहेगा, 90 रहेगा। राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है, समकोण त्रिभुज की बात हो रही है, तो 90 तो रहना ही रहना है। अब आप बोलेंगे यहाँ पर कि सर देखो 30 डिग्री है, ये कितना है, 30 डिग्री है। अब 30 डिग्री है तो मुझे हमेशा एक बात पता है, 30 के सामने कितना होता है, 1 होता है, और इसका बेस कितना होता है, √3 होता है, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये इसका रेशियो हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। दूसरा बात यहाँ पर कर रहे हैं 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री में हम यहाँ समझते हैं कि 60 के सामने कितना है, तो बोलेंगे सर देखो 60 के सामने हमेशा √3 होता है। सामने वाले को याद रखोगे ना, देखो सामने वाले को याद रखो √3, हाइपोटेनस जो रहता है वो हमेशा 2 रहता है, जो बच गया वो कौन बच गया, 1, वो हमेशा बेस बनेगा। 30 के सामने 1 होता है और हाइपोटेनस तो 2 फिक्स होता है। 60 के सामने √3 होता है, हाइपोटेनस तो 2 फिक्स होता है, जो बच जाता है वो लिख देते हैं। 45 वाले केस में 45 के सामने 1 आ गया, इसका बेस भी 1 होता है, और ये हमारा कितना हो जाता है, √2 हो जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
ये बात मेरे भाई आपको ध्यान रखना है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। तो 30 के सामने 1, 60 के सामने √3। जैसे मानो, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, अगर ये 30 है तो ये वाला 60 है, और 60 के सामने कितना है, √3 है। अगर ये 60 है तो ये हमारा 30 है, और 30 के सामने कितना है, 1 है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, असल में मैंने ट्विस्ट करके थोड़ा बहुत लिखा हुआ है। तो सेम तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया 60 डिग्री, तो 60 डिग्री के आगे कितना होगा, तो √3 होगा। बेस कितना होगा, 1 होगा, और ये कितना होगा, 2 यूनिट होगा। सवाल में हमसे वापस वही मान पूछा गया होगा, ए बी और ए सी। तो सबसे पहले देखेंगे तो बोलेंगे सर 1 यूनिट का मान कितना है, 6 सेंटीमीटर। 1 यूनिट का मान कितना है, 6 सेंटीमीटर, यानी अपने आप का 6 गुना है। तो ये जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, तो सर 6√3 आ जाएगा। और ये जो मान आ जाएगा कितना आ जाएगा, तो अपने आप का 6 गुना यानी 12 आ जाएगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे, बताइए कोई समस्या की बात यहाँ पे। 1 का मान कितना, 6, तो √3 का मान 6, √3, 2 का मान 12। इस तरीके से हम आंसर देंगे। तो हमें क्या होगा, ना ही कोई ट्रायंगल बनाने की जरूरत है, ना ही कुछ लिखने की जरूरत है। सर अगर दो कोण एक साथ दिया गया हो तब क्या करेंगे सर जी, तो देखो दो कोण की बात यहाँ पर नहीं है, बात यहाँ पर ये है ना, देखो यहाँ दो एंगल नहीं दिया है, बताओ। अब जाहिर सी बात है कि एक कोण आपका 90 होगा, दूसरा 30 होगा, तो तीसरा वाला तो 60 ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो हमने इसमें कौन सा नियम को तोड़ दिया, हमने तो तोड़ा ही नहीं ना। हम हमेशा ये बात कहते आए हैं कि 30 डिग्री के आगे, 30 डिग्री के सामने हमेशा 1 लिखा जाता है, 60 डिग्री के सामने हमेशा कितना लिखा जाता है, √3 लिखा जाता है, और 90 डिग्री के आगे कितना लिखा जाता है, हमेशा 2 लिखा जाता है। ये कौन सा वाला केस होता है, तो ये 30, 60 और 90 वाला केस होता है। फिर एक और केस नंबर 2 याद करो, 45 डिग्री, 45 डिग्री के सामने कितना, 1 हो जाएगा। फिर दूसरा वाला जो 45 का कोण होगा उसके सामने कितना, 1 हो जाएगा। और जो 90 आएगा उसके सामने कितना होगा, तो √2 हो जाएगा। यही दो केसेस बनते हैं, बस यही दो केसेस के ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये वाला एक केस रहेगा 30, 60, 90 वाला, दूसरा 45, 90 वाला, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए। जैसे एक और एग्जांपल हमने आपको 45 के ऊपर दे दिया। क्यों मैंने 45 के ऊपर दे दिया, ताकि आप 45 का भी समझ लो। सबसे पहले मैंने एक एग्जांपल दिया 30 डिग्री के ऊपर, फिर मैंने एक एग्जांपल दिया 60 डिग्री के ऊपर, अब मैंने जो एग्जांपल दिया वो मैंने आपको 45 डिग्री के ऊपर दिया है। हमसे कहा गया कि देखो ये एक त्रिभुज है, इसमें जो कोण बना है ये 45 डिग्री का बना हुआ है, इसका जो मान है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर है। तुम ए बी का मान बताओ, ए सी का मान बताओ। हमने कहा इससे टुच्चा क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 45 डिग्री में जो रेशियो बनता है वो 1 का और यहाँ कितना होता है, √2 का बनता है। 1 और √2 का बनता है, 1 और √2 का बनता है, साथ के साथ बोलते रहेंगे। तो एक का मान कितना, 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी एक का मान कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। और अगर एक अपने आप का 8 गुना है तो √2 भी अपने आप का 8 गुना हो जाएगा, यानी a√2 इसका मान हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बताइए जल्दी से। ठीक है, कोई परेशानी की बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है नहीं है ना, तो बस यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिए। 1 √2, एक का अपने आप का 8 गुना, एक अपने आप का 8 गुना, तो √2 भी अपने आप का 8√2 गुना। ठीक है, चलिए कोई समस्या मेरे भाई यहाँ पर, बोलेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। सेम तरीके से अब ये जो 30-60 वाला रिलेशन होता है, ये 30-60 वाला रिलेशन क्या होता है, तो यहाँ पर कहा गया इन मोर देन 50% ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस प्रॉब्लम्स। दोबारा से समझिएगा, 30 डिग्री 60 डिग्री का जो रिलेशन पर क्वेश्चन बनता है, कहा जाता है कि 50% से ज्यादा क्वेश्चंस में इन विच टू राइट एंगल ट्रायंगल आर फॉर्म्ड, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ, मतलब 50% से ज्यादा सवालों में हमें यहाँ पर इन दो कोणों का उपयोग दिया गया होता है, इन्हीं दोनों के ऊपर सवाल जो है वो बन रहा होता है। समझ में आ गया बात यहाँ पे, यही सब बातें दी गई हैं, धीरे धीरे हम आपको पूरा समझाते चलेंगे। अब आपको समझा रहे हैं डबल केस। आपने क्या समझा था अब तक, सिंगल केस समझा था। सिंगल केस का मतलब क्या हो गया, जहां पर एक ट्रायंगल दिए गए थे। अब आपको ऐसे केसेस दिए जाएंगे जहां पर दो दो ट्रायंगल होंगे, दो दो त्रिभुज होंगे, और आपको उनके रेशियोज को पकड़ना है। जैसे मैं दोबारा से समझाता हूँ, दो चीजें होती हैं मेरे भाई। एक होता है यहाँ पर सिंगल केस, जिसको आपने बखूबी पढ़ा। सिंगल केस का मतलब क्या हो गया, सिंगल केस का मतलब यहाँ पर ये हो गया जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको एक ट्रायंगल दिया गया हो। जैसे मानिए सिंगल केस में हमने कौन कौन सा पढ़ा था, कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ पर जैसे ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे मैं आऊं मिलने का मन है। मतलब ये यहाँ पर ऊंची है बिल्डिंग, और यहाँ पर ये व्यक्ति जो है यहाँ से दूर से इसको देख रहा है। तो ये सिंगल केस का हो गया, जहां पर सिर्फ एक ही ट्रायंगल है, जिसमें हम या तो 30 का कोण बना सकते हैं, या फिर हम ऐसे ट्रायंगल में कितने का कोस बना सकते हैं, तो हम 60 का कोण बना सकते हैं, या फिर ऐसे ट्रायंगल में कितने का कोण बना सकते हैं,
तो हम यहाँ 90 का यहाँ 45 का कोण बना सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं सिंगल केस। और सिंगल केस के बकायदा आपने क्या देखे, सिंगल केसेस के आपने बकायदा देखे रेशियो। 30 के सामने हमेशा कितना होता है, तो 30 के सामने 1, उसका बेस हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा 2। 60 के सामने कितना होता है, √3 होता है, जो बच गया वो 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। 45 के सामने 1, 1 और √2 होता है। अब क्या होता है, सिंगल केस से हम डबल केस में जाएंगे। और डबल केस में कैसे जाएंगे, डबल केस में हम इन दो लोगों को मर्ज करके जाएंगे। ये वाला जो है ना, या तो 60 के साथ दोस्ती करेगा या ये वाला 45 के साथ दोस्ती करेगा, तो एक डबल केस बन जाएगा। तो 30 डिग्री की दोस्ती एक बार 60 के साथ करानी है और 30 की दोस्ती एक बार 45 के साथ करानी है, तो वो एक डबल केस कहलाएगा। उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पे 60 वाले की दोस्ती 30 के साथ तो हो ही चुकी है, 60 वाले की दोस्ती 45 के साथ कराएंगे तो वो एक डबल केस बनेगा। और वो डबल केस का जो फोटो होगा वो यहाँ पर होगा। और इन डबल केसेस के फोटोज को हम आपको याद करवाना चाहते हैं, क्यों करवाएंगे वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि आप सवाल का आपस में जो रिलेशन बनता है वो क्या बनता है और कितने तरीके से बन सकता है। समझ में आ गई मेरी बात, यहाँ पे कितने तरीके से बन सकता है समझिएगा। जैसे आपका एग्जामिनर ऐसा कह सकता है कि देखो ये हमारा है ना, ये पूजा जी की बिल्डिंग है, ठीक है, कौन सी पूजा, यहाँ पर जो भी पूजा है, एंजल पूजा है, ठीक है, पूजा है जो भी है, ये पूजा जी की बिल्डिंग है। इन पूजा जी के जो है यहाँ पर दो आशिक हैं, पहले वाले आशिक यहाँ पर हैं और दूसरे वाले आशिक यहाँ पर हैं, ठीक है। ये वाले आशिक की चाय की दुकान है जो देख रहे हैं और ये 60 डिग्री से देख रहे हैं, और दूसरे वाले आशिक की यहाँ पर जो है एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए, ठीक है, पंचर की दुकान है और यहाँ से इनको देख रहे हैं। समझ में आ गया बात। चाय वाले कितने के कोण बनाकर देख रहे हैं, 60 डिग्री। पंचर वाले कितने की कोण बनाकर देख रहे हैं, 30 डिग्री। किस तरीके से क्या क्या सवाल बन सकता है, तो सबसे पहला सवाल बन सकता है कि ये जो पूजा जी का बिल्डिंग है ना, ये बिल्डिंग कितना ऊंचा है ये बता दो। दूसरा सवाल पूछ सकता है कि पूजा के बिल्डिंग से चाय वाले की जो दूरी है वो कितनी है। तीसरा पूछ सकता है पूजा के बिल्डिंग से यहाँ पर पंचर वाले की जो दुकान है वो कितना दूर है। मेरी बात समझ में आ गया। पूजा के घर से या पूजा के दरवाजे से चाय वाले की दुकान कितनी दूर है, पूजा के दरवाजे से पंचर वाले की दुकान कितनी दूर है। क्यों, क्योंकि एक बार पूजा को कुछ मन था खाने का तो चाय पीने चली गई, ठीक है, एक बार उसकी स्कूटी खराब हो गई तो पंचर वाले के पास चली गई, तो वो दूरी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा, वीडियो चल रहा है ना मेरे भाई, देखना चला के। आ जाइए, तो यहाँ पर अब हमसे दूरी पूछा जाएगा ना, तो देखो किसी एक की दूरी दे देगी और बाकी दूरी हमसे पूछा जाएगा। तो हम इन चीजों को कैसे समझा लेंगे, हम कैसे पॉइंट आउट करेंगे कि यार कौन किसके साथ क्या संबंध बनाएगा, किसके बीच किसकी क्या दूरी रही होगी। तो सबसे पहले आप इस केस को समझने के लिए है ना, छोटा सा पॉइंट मेरा समझना। मान लो यहाँ पर ये पीछे वाले को है ना हम हटा दे रहे हैं, हम पीछे वाले को काउंट ही नहीं कर रहे हैं, बेटा पीछे वाले तुम गायब हो गए। अब जब ये पीछे वाला गायब हो जाएगा बच्चे, तो पीछे वाला गायब हो जाए तो पीछे वाले के साथ देखो, यहाँ पीछे वाले को भूल जाओ। अब अगर मानो पीछे वाले को आप भूल जाते हो तो सिर्फ इतना बच जाता है, और इतना बच जाता है यहाँ पर, तो 60 के सामने कितना, √3 हो गया। 60 का बेस कितना, 1 हो गया। देखो अभी पढ़ाया था ना, 60 के सामने कितना, √3 हो गया, और 60 का बेस कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो ये पॉइंट हम समझ में आ गए। अब हम वापस से उस वाले ट्रायंगल को लेकर आ जाते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक पल के लिए हम इसको भूल जाते हैं, हम इसको भूल जाते हैं, यहाँ पर क्या कोण बना ना, हम इसको भूल जाते हैं। अब हम सिर्फ यहाँ पर क्या देख रहे हैं, तो अब हम सिर्फ यहाँ पर ये देख रहे हैं कि मेरे भाई यहाँ 30 डिग्री का कोण बना है, ठीक है। ये कितने डिग्री का कोण है, 30 डिग्री का कोण। और 30 डिग्री का कोण कहता क्या है, तो 30 डिग्री का कोण यहाँ पर ये कहता है कि मैं अपने आप का √3 टाइम्स रहूंगा। यानी अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ √3 होगा, अगर यहाँ 2 है ना, समझना मेरी बात को, अगर यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ 2 है तो ये अपने आप का 2√3 हो जाएगा। अगर यहाँ पर मान लो √3 है ना, तो √3 को √3 से गुना करोगे तो 3 हो जाएगा। मतलब ये ऐसा रिलेशन चलता है कि ये हमेशा अपने आप का दोगुना और इसका बेस हमेशा परपेंडिकुलर का कितना होता है, √3 टाइम्स होता है। तो बस वही बात है यहाँ पे
कि अगर हम इसको √3 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, अपने आप का √3 टाइम्स यानी 3 हो जाएगा। अब जो छिपाया था उसको हम बाहर निकाल के ला दे रहे हैं और अब हम आपके सामने रेशियो रख दे रहे हैं। और तब हम आपसे ये बात बोल रहे हैं कि देखो जब भी ऐसा केस होगा पूजा वाला, जहां पर पूजा को एक चाय वाला भी देख रहा होगा और यहाँ पंचर वाला भी देख रहा होगा, तो चाय वाले के सामने जो लंबाई रखी जाएगी वो √3 होगी, चाय वाले की दूरी जो होगी वो 1 यूनिट होगी। ठीक है, समझ में आ गया बात। और यहाँ 30 के सामने भी √3 रहेगा और 30 की दूरी कितनी रहेगी, √3 रहेगी। तो 3 हो गया, 1 हो गया, तो ये वाला दूरी कितना हो जाएगा, ये वाला दूरी 2 हो जाएगा। ये आपको याद कराने के माध्यम है। समझ में आ गया। दोबारा से समझ लीजिए कि जब भी एक ऐसा लाइन होगा जहां पर इसको दो लोग देखने वाले होंगे, एक व्यक्ति यहाँ पर 30 डिग्री से देख रहा होगा और एक व्यक्ति यहाँ पर 60 डिग्री से देख रहा होगा, तो जो हमारा रेशियो बनेगा वो रेशियो क्या क्या बनेगा, तो 30 के सामने हमेशा याद रखो 60 के सामने। ठीक है, अच्छा एक और बात, बड़ा कोण जो होता है ना वो पहले रखा जाता है। 30 और 60 में बड़ा कौन है, तो 60 है, यानी 60 यहाँ रहेगा और 30 यहाँ पर रहेगा। तो आपको ये समझना है सर 60 के सामने कितना होता है, √3 होता है। 60 का जो बेस होता है वो कितना होता है, 1 होता है। अब अगर ये √3 है तो इसका √3 गुना, यानी ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हमारा 1 है, पूरा का पूरा 3 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2। हमें इस तरीके से रेशियोज को याद रखना है, क्योंकि क्या होता है ना, आपका एग्जामिनर कल के दिन ऐसा कह देगा कि पंचर देखो चाय वाले की दूरी 100 मीटर है, ये चाय वाले की दूरी कितनी है, तो 100 मीटर है, तो बचाओ यहाँ पर पंचर वाले की दूरी कितनी होगी, एक का मान 100 मीटर तो 3 का मान 300 मीटर। आप इस तरीके से आंसर देंगे। तो वो आंसर आप तब देंगे जब आपको जनाब ये रेशियोज पता होंगे, और रेशियो पता होने का मतलब क्या है, आपको ये वाला फिगर माइंड में होगा। बस मैं अगले 5 मिनट में जो थ्योरी पढ़ाने वाला हूं ना, अगर आपको वो समझ में आ गया, अगर आपको वो समझ में आ गया मेरे भाई ना, तो आप बवाल कर दोगे, इतना ध्यान रखो। ठीक है, फिर आप कोई भी क्वेश्चन होगा ना आप सेकंडों में बनाओगे, बस अगले कुछ देर का पेशेंस बना के रखिए। तो आप बोलेंगे सर 60 और 30, जब 60 होता है तो ये याद रखेंगे √3 1 3 √3 1 3 √3 1 3, याद रखना है बस। ठीक है, अब जैसे मानो कि यहाँ पर पूजा जी को जैसे कैसे लोग देख रहे थे, तो बिल्डिंग उनकी यहीं पर थी और इनके दोनों के दोनों जो आशिक थे वो उसी गली में थे, एक ही गली में थे। एक 60 के कोण पर मौजूद था और एक 30 के कोण पर मौजूद था। अब कहानी कुछ और होती है। अब पूजा जी की बिल्डिंग यहाँ पर है, एक इनका आशिक जो है मान लो यहाँ से देख रहा है और एक इनका आशिक यहाँ से देख रहा है। उस केस में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इधर वाला 60 के मान में देखेगा, इधर वाला 30 के वैल्यू पे देखेगा, तो रेशियोज क्या बनेंगे। और तीसरा आपको ऐसा हो सकता है, ठीक है, जो ये वाला हमारा केस है इसको थोड़ा हम विथल्ड करेंगे, होल्ड करेंगे, हम कुछ देर बाद इसको हम बताएंगे आपको, इसके लिए परेशान नहीं होना है। तो ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों का। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए आप लोग, 30-60 का वही वाला रिलेशन जो हम आपको समझा रहे थे। ठीक है, कई सारे केसेस बनते हैं, देखो कुल मिलाकर यहाँ पर है ना 5 केसेस मैंने आपको दिए गए हैं कि 30 और 60 के कुल कितने केसेस बन सकते हैं, तो 30 और 60 के 5 केसेस बन सकते हैं। ये केस नंबर 1 है, ये केस नंबर 2 है, ये केस नंबर 3 है, और इन्हीं के ऊपर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया, ये केस नंबर 4 है और ये आपका केस नंबर 5 है। यानी इन 5 तरीकों से जो है पूरा का पूरा आपका जो सवाल है वो 30 और 60 के रिलेशन पे बनता है। अभी तो सिर्फ हमने आपको एक केस समझाया है, बाकी यहाँ पर 5 और एक और केस आ गया, यहाँ पर 6 आ गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये 30 और 60 का 6 केस बनता है, दिख रहा है ABCDEFG। ठीक है, एक केस नंबर 1 हो गया, केस नंबर 2 हो गया, केस नंबर 3 हो गया, केस नंबर 4 हो गया, केस नंबर 5 हो गया, केस नंबर 6 हो गया। ठीक है, कुल मिलाकर 6 केसेस आपके बने। अब हर केस के बारे में हम पहले थ्योरी पढ़ ले फिर क्वेश्चन लगाएं तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक थ्योरी लगाते हैं, एक थ्योरी पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन लगाएंगे। जैसे अभी मैंने आपको एक थ्योरी कराया, अब उसके ऊपर एक क्वेश्चन आपको यहाँ दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर जैसे सवाल में सबसे पहले पढ़िए क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या बोला है, ताकि आपको ये पता चले कि हाँ सवाल किस प्रकार के पूछे जाते हैं। ठीक है, सवाल में आपसे कहा गया है 129 मीटर, ठीक है, 129 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ ए क्लिफ, ठीक है, ऑन लेवल ऑफ ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए क्लिफ इज 30 डिग्री, हाइट ऑफ दिस क्लिफ इज क्या होगा। ठीक है, हिंदी में समझा दे रहे हैं, किसी स्तंभ के, ठीक है, किसी स्तंभ के पाद से, मतलब यहां पर जो उसका बेस है वहां से 129 मीटर दूर धरातल पर स्थित किसी बिंदु से स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन को 29 डिग्री है, स्तंभ की ऊंचाई क्या होगी। मतलब सवाल आपको ऐसा देगा ना, मतलब हिंदी इसकी इतनी खतरनाक होगी, इंग्लिश इतनी खतरनाक होगी, कुछ पल के लिए आप पकड़ नहीं पाओगे, लेकिन जब आप फोटो बनाओगे तो बोलोगे यार ये सवाल था, मजाक हो रहा था मेरे साथ, बताओ। बोला गया कि एक
अशोक का स्तंभ हो गया। ये अशोक का स्तंभ बताना जरा कमेंट बॉक्स में कहां पर है। ये अशोक का स्तंभ हो गया। और ये अशोक के स्तंभ से कितना मीटर दूर, तो बोला गया 129 मीटर दूर। तो ये अशोक स्तंभ से कितने मीटर दूर की बात है, तो 129 मीटर दूर की बात है। और वहां से जो उन्नयन कोण बन रहा है, यानी एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, ये इस अशोक स्तंभ को देख रहा है, ठीक है। वो व्यक्ति कितने की दूरी पर खड़ा है, तो 129 मीटर की दूरी पर। वो कोण कितने का बना रहा है, तो 30 मीटर का बना रहा है। और हमसे बोला जा रहा है कि बताओ इस अशोक स्तंभ की जो ऊंचाई है वो कितनी है। स्तंभ है, आपसे बोला गया वहां से एक व्यक्ति है, ये 129 मीटर की दूरी पर है, जो कोण है वो 30 डिग्री का है, तो बताओ क्या होगा। आपने कहा सर देखो 30 का जो रेशियो बनता है वो क्या रेशियो बनता है, पता है आपको? 30 डिग्री का जो रेशियो बनता है ना, वो ऐसे बनता है, ठीक है। 30 के सामने कितना होता है, 1 होता है। ये कितना होता है, हमेशा से √3 होता है। और ये कितना होता है हमारा, 2 होता है। याद रहेगा। सवाल में हमसे बोला हाइट ऑफ क्लिफ, यानी हम बोलेंगे सर ये जो 129 है ये कितने की मान है, तो बोलोगे सर ये √3 की मान है। और कितने का मान पता करना है, तो 1 का मान पता करना है, तो 1 से गुना कर देंगे। वापस में देखो यहाँ पर, तो क्या इसके अंदर 3 है? अगर इसके अंदर 3 है तो 3 कॉमन निकालो, 3 से भाग करो, तो बोलोगे सर 3 का 4 गुना और 3 का 3 गुना, यानी 43 इंटू 3। हम यहाँ पर 129 को 43 इंटू 3 लिख सकते हैं। हमने क्यों इसको 3 से भाग किया है, इसीलिए किया क्योंकि इसके नीचे जो है वो √3 है, और √3 तो काटना बनेगा ना मेरे भाई। तो √3 इसको कितनी बार में काटेगा, √3 बार में, तो आंसर कितना आ जाएगा, 43 √3 इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से हम सवालों को करेंगे, ना कि यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा और फलाना थीटा का इस्तेमाल करके। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे, समझ में आ गया? तो एक स्तंभ दिया गया था, दूरी दी गई थी, कोण भी दिया गया था, और आपसे यहाँ पर ये पूछा गया था कि बताइए उस स्तंभ की लंबाई क्या है। तो आपने कहा सर देखो √3 का मान इतना है, 1 का मान कितना होगा ये बता देंगे। इसी रेशियोज के सहारे आपको चलना है, और इसी रेशियो के सहारे जो है यहाँ पर क्वेश्चंस को आपको बनाने हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे ये बात कहा गया है, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन अ लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री। इफ टावर इज इतना मीटर हाई, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। अब इस वाले सवाल में क्या हो गया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण अवनयन कोण जो भी है, ठीक है, वो तो दे दिया गया है कि हाँ भैया उन्नयन कोण कितने का है, ठीक है। और साथ में यहाँ पर जो है आपसे बिल्डिंग की हाइट भी दे दी है, और फिर आपसे पूछा बताओ वो कितने दूरी पर है। यानी बोला गया समतल भूमि पर स्थित बिंदु P से, यानी मानो एक बिंदु P है, P से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण। देखो ऊ मतलब क्या होता है, ऊंचा, ऊ मतलब होता है ऊपर, इसीलिए उन्नयन कोण हो गया। बाकी मैंने आपको ये भी बता दिया था, अवनयन हो या उन्नयन हो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों बराबर होते हैं। तो हमने कहा देखो यार एक व्यक्ति जो है ना यहाँ पर, ये देखो P नाम से, देखो ये मीनार एक खड़ी है, और इस मीनार को यहाँ पर ये देख रहा है, इस मीनार को ये बंदा देख रहा है, कितने के कोण से देख रहा है, 30 डिग्री के कोण से देख रहा है। सवाल में कहा गया कि यदि टावर जो है इतना मीटर हाई है, यहाँ पर टावर की लंबाई दे दी है, और टावर की लंबाई कितना दे दिया, 100 √3 मीटर दे दिया गया है, और बोला गया कि बताओ जो ये व्यक्ति है ना ये कितने दूरी पर खड़ा है, यानी ये लाल वाली दूरी पूछी गई है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ग्राउंड। आपने कहा सर आपने अभी सिखाया हमें, और आपने क्या सिखाया, रेशियो से सवालों को हल करना। आपने कहा देखो √3 के आगे कितना होता है, तो √3 के आगे हमेशा याद रख, सॉरी √3 कह रहा हूं, 30 के आगे कितना होता है, 30 के आगे 1 होता है। ये कितना होता है, √3 यूनिट होता है, और ये कितना होता है, 2 होता है। एक का मान इतना दे रखा है, एक का मान दे रखा है 100 √3, तो √3 का मान कितना होगा बताना। तो बोलोगे सर एक का जो मान है ना वो कितना हमारा, देखो यहाँ पे, ठीक है, बोलोगे सर एक अपने आप का कितना गुना हो गया, तो 100 √3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो ये जो √3 है ये कितना हो जाएगा, तो √3 को भी हमें किसके साथ गुना करना पड़ेगा, 100 √3 के साथ। तो √3 और √3 कितना बना देंगे, ये दोनों गुना करके 3 बना देंगे, 3 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 300 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर, ठीक है। अच्छा 110 है क्या, माफ करिएगा, 110 है तो यहाँ पर 110 ले लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 110 है तो 110 है तो यहाँ पर भी उसी हिसाब से परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। बोलेंगे 110 √3, ठीक है। तो √3 को √3 के साथ गुना करने पे 3 आएगा, 3 इंटू 110 कितना हो जाएगा, 330 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है।
ठीक है, समझ में आ गया बात। तो बड़ा सिंपल सा था कि एक का मान दे रखा था, √3 का मान पूछा था। तो एक का मान अगर इतना है, जैसे मानो एक की वैल्यू 5 है, तो दो की वैल्यू कितनी होगी, 10 होगी, तीन की वैल्यू कितनी होगी, 15, चार की वैल्यू कितनी होगी, 20। उसी तरीके से एक का मान अगर इतना दे रखा है तो √3 का मान हमारा कितना होगा, तो यह अपने आप को √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यह आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? अगला सवाल आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन व्हेन द शैडो ऑफ पोल ऑफ ए हाइट x इज इतना। बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछा गया। मतलब पहला वाला क्वेश्चन में हमने क्या दे दिया था आपको, पहले वाले क्वेश्चन में हमने दूरी दे दी थी और हमने ऊंचाई पूछा था। दूसरे वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया, ऊंचाई दे दी, दूरी पूछ ली। अब तीसरे वाले टाइप में हमने क्या दिया, हमने वाले में दोनों दे दिया, ऊंचाई भी दे दी है और दूरी भी दे दी है, और यहां पर हमने कोण आपसे पूछा है। हमने आपसे क्या पूछा है, कौन पूछा है। क्लियर है ये बात? यहाँ पे वीडियो सही चल रही है, कोई दिक्कत की बात? एकदम परफेक्ट चल रहा है मेरे भाई। बफरिंग हो रहा है तो अब एचडी क्वालिटी में देखोगे तब ना बफरिंग होगा। वीडियो गायब हो गया? सही तो चल रहा है यार क्लास। अब कुछ बच्चों का इंटरनेट ही नहीं है, उतने रफ्तार ही नहीं है और 720 पे देख रहे हैं, तो भैया वीडियो तो बफर करेगा ही करेगा। क्वालिटी कम करके देख लो। घर में अगर वाईफाई लगाए हुए हो ना तो एचडी क्वालिटी में देखो ना। के पास पकड़ नहीं रहा है और उसमें आप सोच रहे हैं ना एकदम फुल एचडी का मजा लेंगे, तो कैसे होगा बताओ? एकदम समझ रहे हैं बात को? चल तो रहा है ना क्लास, एकदम परफेक्ट चल रहा है क्लास। आ जाइए। तो सवाल में देखिए बोला गया व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे क्या होता है कि आपको पता है कि मैंने कहा था जब सूरज दिखता है यहाँ पे, ठीक है, मान लीजिए कि ये हमारा सूरज हो गया ना, ये हमारा सूरज हो गया, ठीक है। अब ये जब सूरज मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को देख रहा होता है, तो ये व्यक्ति की परछाई यहाँ जमीन पर बन रही होती है, और जो कोण होता है ये पीछे बन रहा होता है। ये हमने आपको पढ़ाया था, सूरज वाले केस में हमने आपको पढ़ाया था। रुक गया? नहीं चल रहा क्या?